Okay, so good morning to all of you. I hope that you all have joined the class. Okay, still many people have not joined today. Am I audible? Hello. Yes, Yes, sir. yes, sir. Okay, okay. So yesterday we have completed the chapter, the deductions under section 80C to 80U. Now the next point of discussion is the advance payment of tax. Okay. So this only portion, advance payment of tax. Here in this page, two chapters are get covered. One is the advance payment of tax. Another chapter is interest for the default in furnishing of return. Okay. So see, let us understand what is advance payment of tax and how the advance payment tax mechanism works. Okay. As you all know that there is a simple thumb rule. If you have earned the income in the previous year, say in the previous year 2019-20, if you have earned any income, so whatever income you have earned in the previous year, hello, so whatever income is earned by you during the previous year 2019-20, on that you are supposed to pay the tax in the assessment year 2021. Okay. So in previous year, suppose this is the previous year. So in the previous year, if you have earned the income, so on the previous year income, you are supposed to pay the tax in the assessment year. Suppose the 1920 previous year है तो उसका corresponding assessment year कौन सा होगा 2021. So this is the year in which you earn the income and this is the year in which you have to pay the tax. So this is the thumb rule or this is the mechanism through which the entire income tax works. तो प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न करोगे और असेसमेंट ईयर में आप टैक्स पे करोगे. तो ये मैकेनिज्म कंटिन्यू ही रहेगा. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि भाई अगर आप कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो, सपोज इफ यू सेटिस्फाई सर्टेन क्राइटेरिया, देन वॉट एवर इनकम यू हैव अर्न, ओके, ऑन दैट इनकम यू स्टार्ट टू पे द टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ. तो प्रीवियस ईयर में ही आप टैक्स भरना चालू कर दो. ठीक है. तब आप आपकी इनकम अर्न करते जाते हो, ऐसे ऐसे आप टैक्स भरते जाइए भरते जाइए. ओके. तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ यू विल पे द टैक्स. तो वॉट एवर टैक्स यू पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, देखो अल्टीमेटली that tax liability will actually become due when the assessment year will come. असेसमेंट ईयर आएगा तभी आपको टैक्स आपका ड्यू होगा. लेकिन अगर आप कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो, आप वो क्राइटेरिया में आ जाते हो, तो आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही चालू प्रीवियस ईयर में जैसे जैसे कमाते हो उस टाइम पे टैक्स भरते जाओ. फिर ईयर एंड होगा. ईयर एंड होने के बाद आपको पता चलेगा ये साल में मैंने इतनी इनकम अर्न की है. फिर असेसमेंट ईयर आएगा. तो असेसमेंट ईयर में आपने ये इनकम पे सपोज टैक्स कैलकुलेट किया थे एंड यू कम टू नो दैट यू आर लायबल टू पे 7 लाख रुपीज टैक्स. नाउ सपोज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ यू हैव पेड द टैक्स बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स से ₹5 लाख. 5 लाख आपने टैक्स एडवांस टैक्स के फॉर्म में पे कर दिया. तो 5 लाख अभी आपको नहीं पे करना है. अभी असेसमेंट ईयर में आप कितना टैक्स पे करोगे 2 लाख. मतलब जैसे जैसे कमाते जाते हो आप टैक्स भरते जाओ. When the year will end, your actual income will be computed, and on your actual computed income, you are supposed to pay the tax in the assessment year. But whatever tax you have paid during the previous year will get adjusted against the actual tax liability. Okay, so this is the डिटरमाइन टैक्स. ओके, जो टैक्स हम डिटरमाइन करते हो डिटरमाइन टैक्स होता है. और ये वाला टैक्स कौन सा होता है? एडवांस टैक्स. ओके. सपोज आप बोलो कि सर मैंने ज्यादा भर दिया, तो सपोज आपकी टैक्स लायबिलिटी 7 लाख आई लेकिन आपने 8 लाख रुपए टैक्स भर दिया है, तो यू विल गेट द रिफंड ऑफ ₹1 लाख अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट आपको आपका वो पैसा वापस दे देगी. ठीक है. तो व्हाट इज एडवांस टैक्स? यू अंडरस्टूड the previous year in which you earn the income, in that only you are supposed to pay the taxes. And when you are earning, जैसे जैसे कमाते जाते हो कुछ इंस्टॉलमेंट में आपको एडवांस टैक्स भरते जाना है भरते जाना. ठीक है. और एडवांस टैक्स भरने के बाद ओके आपका ईयर एंड होगा. आफ्टर एंडिंग द ईयर यू विल डिटरमाइन योर टैक्सेबल इनकम. टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन हो गई. आफ्टर डिटरमाइनिंग द टैक्सेबल इनकम ओके यू विल कैलकुलेट द टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर का टैक्स डिटरमाइन कर दिया. उसके सामने आपने कितना एडवांस टैक्स पे किया है वो कंपेयर किया दिया जाएगा.
Suppose if you have paid the less advance tax, then the difference you are supposed to pay. Or suppose if you have paid more the advance tax, then the income tax whatever you have paid, that will be refunded to along with the interest. Okay. So therefore, just a minute, just hold. So let us start. Suppose who is liable to, मैंने आपको बोला कुछ कंडी सबको एडवांस टैक्स नहीं पे करना है. ओके, एडवांस टैक्स इज पेएबल बाय दी ओनली दोज पर्सन्स हु सैटिस्फाई दिस क्राइटेरिया. तो ये फर्स्ट लाइन में क्राइटेरिया लिखा है. You see, a person who आपको एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट करना है. ओके ओके, तो द पर्सन whose actual tax liability, okay, is greater than actual tax liability is less. Just a minute. A person whose actual tax liability is more than rupees 10,000 in the financial year on the estimated income. Okay, so who is liable to pay the advance tax? The person whose actual tax liability is a greater than rupees 10,000 on the estimated taxable estimated income. Okay, मतलब what this point says कि किसको एडवांस टैक्स पे करना है. तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, a person whose actual tax liability is greater than rupees 10,000, okay, for the financial year on, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, एस्टिमेटेड इनकम. अगर आपकी एस्टिमेटेड इनकम है और वो एस्टिमेटेड इनकम पे जो टैक्स आप कैलकुलेट करते हो और वो एस्टिमेटेड पे इनकम पे जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया, एंड इफ दैट वो टैक्स कैलकुलेट करते हो हम उसको कहते हैं एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, एंड इट इज मोर देन रुपीज 10,000, देन यू आर सपोज टू पे द एडवांस टैक्स. So how, what we will do, suppose this is a particular previous year. See, this is the previous year 2019-20. Okay, now see, for this previous year 19-20, what we will do, first of all we will do the estimate that how much income I will going to earn in this year. See, everyone knows, except see some casual income arise or some capital gain arise, everyone knows the source, from whatever source he is earning the income, he knows the source. So see, based on his source, see, ये previous year के पहले दिन ही उसको क्या करना है, he is supposed to make the estimate. वो एस्टिमेट करना है कि भाई मेरी ये साल की इनकम कितनी होगी. वो आप एस्टिमेट कर दो, तो यू फाइंड आउट दी एस्टिमेटेड इनकम. एक अंदाज लगा भी दो, तो यू कैलकुलेट दी एस्टिमेटेड इनकम. तो अगर आपने एस्टिमेटेड इनकम यहाँ कैलकुलेट कर दी, ठीक है, once the estimated income is calculated, apply the tax rate on the estimated income. एस्टिमेटेड इनकम पे आप टैक्स अप्लाई करो, टैक्स रेट अप्लाई करो, अप्लाई दी टैक्स रेट, एंड यू कैलकुलेट दी टैक्स. आपने टैक्स कैलकुलेट किया. अभी ये टैक्स का अमाउंट
कैसा है, एस्टिमेटेड इनकम, ये साल का आपने एस्टिमेट इनकम का लगा दिया, उस पर आपने टैक्स रेट अप्लाई किया, और ये साल का आपने अल्टीमेटली एस्टिमेटेड टैक्स, एस्टिमेटेड इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हो तो उसको एस्टिमेटेड टैक्स बोलते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे इनकम टैक्स में एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी का वर्ड यूज हुआ है, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑन एस्टिमेटेड इनकम। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑन द एस्टिमेटेड इनकम, अगर ये टैक्स का अमाउंट 10,000 से बढ़ गया, मतलब ये टैक्स का अमाउंट आपका 10,000 से बढ़ गया, तो आपको एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, मतलब तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी 10,000 करता वधी जती हो, ओके, then you are liable to pay the advance tax. Now see, you should understand the actual tax liability is what is equal to tax on estimated income minus rebate or relief plus higher education cess, oh sorry, that is health, क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ एजुकेशन सेस। बेटा उसके लिए अलग नाम दिया गया, ऐसी कुछ गलत लिखा है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन कैसे बोल दे, क्या नाम बोलते हैं तो, health and education sorry, it is known as the health and education cess. Okay, health and education cess in TDS minus TCS. Okay, मतलब आपको क्या करना है कि how you will find out this actual tax liability, तो भाई आप सबसे पहले क्या करो, तो क्या आपकी एस्टिमेटेड इनकम फाइंड करो, यू फाइंड आउट योर एस्टिमेटेड इनकम। तो आपने एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट कर ली कि ये मेरी एस्टिमेटेड इनकम है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड इनकम यू हैव कैलकुलेटेड, कौन सी ईयर की, तो कि जो मेरा प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर की एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट की। एस्टिमेटेड इनकम में से इनकम पे आपने क्या कैलकुलेट किया, यू हैव अप्लाइड द टैक्स रेट, यू हैव अप्लाइड द टैक्स रेट, टैक्स रेट कैलकुलेट कर दिए, तो आपको क्या मिल गया, एक इनकम टैक्स का अमाउंट मिल गया। ये आपका एस्टिमेटेड इनकम पे जो इनकम टैक्स आता है वो इनकम टैक्स मिल रहा है। तो इनकम टैक्स में से आपको सेक्शन 89 में जो रिलीफ मिलती है, वो रिलीफ आप यहाँ से क्या करोगे, यू हैव टू डिडक्ट द रिलीफ। तो रिलीफ को आपको, रिलीफ जो मिलती है, रिलीफ मिलती है, कोई रिबेट मिलती है, वो टैक्स में से ही मिलती है। डिडक्शन हमेशा हमें इनकम में से मिलता है, रिबेट और रिलीफ जो होती है, ओके, वो हमें कहाँ से मिलती है, इनकम टैक्स के अमाउंट से। तो इनकम टैक्स के अमाउंट से रिबेट और रिलीफ लेस कर दो। अभी उसके अंदर आपको ऐड क्या करना है, तो कि हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना है। और आपका ड्यूरिंग द ईयर जो टीडीएस जो डिडक्ट होता है, टीडीएस सपोज जो जो पेमेंट आप रिसीव करते हो उससे आपको उसका भी एस्टिमेट होता है कि जो भी टीडीएस का अमाउंट है, आपको पता है कि इतना अप्रोक्सीमेटली इतना टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस यहाँ से आपको क्या करना है, लेस कर देना। और उसके बाद देखना है कि ये जो अमाउंट आता है, दैट इज माई एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑन estimated income, this is my actual tax liability on my actual income, and if this amount is more than rupees 10,000, is more than rupees 10,000, ये 10,000 से ज्यादा है, then the advance tax provision will be applicable to you. So, okay, advance tax provision will be applicable to you. For example, suppose if your income is say rupees 3 lakh rupees, okay,
सब एस्टिमेट लेता हूँ, 7 लाख रुपीज आपकी इनकम है, उससे आपने टैक्स रेट अप्लाई किया और आपको पता चला कि योर इनकम टैक्स लायबिलिटी इज रुपीज से 25,000, मतलब अपने एस्टिमेटेड इनकम में से डिडक्शन बात किए, सब बात करने के बाद आपने नेट टैक्सेबल इनकम फाइंड की और उस पर टैक्स कैलकुलेट किया, तो आपको पता चला कि भाई मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है, तो कि 25, मेरा जो इनकम टैक्स आता है वो 25,000 आता है, उसमें से मुझे जो रिबेट अंडर सेक्शन 89 जो मिल रही है वो 5,000 मिल रही है, तो अभी आया मेरा 20,000 रुपया, रिबेट हम लेस कर देते हैं तो 20,000 रुपया है, तो इसको सपोज मैंने एजुकेशन से शेयर किया वो 1,000 रुपया है, तो ये हो गया मेरा 21,000। ये समझ लो कि मैं जॉब करता हूँ और मेरा एम्प्लॉयर हर मंथ मेरे सैलरी में से TDS डिडक्ट कर देता है, और ड्यूरिंग द ईयर मेरे एम्प्लॉयर ने सपोज समझ लो कि मेरे एम्प्लॉयर ने 12,000 रुपया TDS डिडक्ट कर दिया, ये TDS यहाँ से लेस कर देना है, 12,000 रुपीज यू आर सपोज टू डिडक्ट, ये 21 में से 12 चले जाएंगे, ओके, तो मतलब कितना बचा, देयर विल बी ओनली 9,000, 8,000, 9,000, तो 9,000 बचा, मतलब देखो भले मेरा एक्चुअल टैक्स मैंने कैलकुलेट किया वो 20-21,000 आता है, लेकिन TDS वहां से डिडक्ट करने के बाद मेरा अमाउंट सिर्फ 9,000 आता है, तो ये 10,000 से ज्यादा नहीं है, तो मेरे को एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज ये TDS का अमाउंट सिर्फ 10,000 है, तो यहाँ बचने वाला अमाउंट मेरे पास कितना होगा, 11,000, so this amount is more than 10,000, so advance tax provision will get applicable, okay, so advance tax provision कैसे applicable होगा, is it understood by all of you कि first of all you compute the estimated income, on the estimated income you apply the tax rate, you calculate the income tax, after calculating the income tax from that you give the effect of the rebate or relief, उसके बाद उसमें SCS ऐड करो, हेल्थ एंड एजुकेशन से, और उसमें से ड्यूरिंग द ईयर जो कटने वाला TDS है वो भी एस्टिमेटेड आप ले सकते हो, दैट यू कैन डिडक्ट। आफ्टर डिडक्टिंग दैट इफ you get the amount that is your actual tax liability on the estimated income, and if this amount is more than rupees 10,000, then the advance tax provision will be applicable to you, okay, अगर ये 10,000 से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए, ओके। नाउ सी ये एडवांस टैक्स के प्रोविजन भले आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो, फिर भी द एडवांस टैक्स प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल, ओके, एडवांस टैक्स प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल इन फ्यू केसेस, ओनली वन केस। देखो अगर रेसिडेंशियल सीनियर सिटीजन है, मतलब कोई सीनियर सिटीजन है और उसकी एज मोर देन 60 ईयर है, तो हम उसको सीनियर सिटीजन कहते हैं, ओके। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है उसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो उसको सीनियर सिटीजन कहते हैं, और ऐसा कोई सीनियर सिटीजन है और उसकी टोटल इनकम में अंदर PGBP की इनकम नहीं है। सीनियर सिटीजन अकेला होना क्राइटेरिया नहीं है, सीनियर सिटीजन है और उसको इनकम हो रही है लेकिन PGBP के अलावा दूसरे कोई सोर्सेज से इनकम हो रही है। अगर ऐसा कोई बंदा है, ओके, हु इज अर्निंग द इनकम अदर देन द PGBP, देन दी एडवांस टैक्स प्रोविजंस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हिम, तो वो केस में उसको एडवांस टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो एडवांस टैक्स प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल if in this exceptional case that if there is a resident individual and he is a senior citizen and if he is having no PGBP income, then the advance tax provisions are not applicable to him। अभी एडवांस टैक्स आपको कैसे पे करना है, ओके, तो एडवांस टैक्स आपको कैसे पे करना है, तो आपको देखना है, आपने PGBP पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने PGBP पढ़ा है और आपकी इनकम में PGBP की इनकम है और आप PGBP की इनकम के लिए अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, आपको पता है, याद होगा सेक्शन 44 AD और ADA, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपने अडोप्ट किया है, तो आप क्या करो, आपको आपका 100% एडवांस टैक्स, मतलब पूरे साल का में कभी एडवांस टैक्स नहीं पे करना है, लेकिन जब भी 15 मार्च आती है, 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर से पहले आप आपका ये एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके 15 मार्च से पहले ही पे कर दो। मतलब ये किसके लिए है, this provision is only for the persons who have opted for the presumptive taxation. So those who have opted for the presumptive taxation, मतलब those people who are earning the income from the PGBP से वो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, ओके, और वो PGBP की इनकम का कॉम्प्यूटेशन वो लोग अंडर सेक्शन 44 AD और अंडर सेक्शन 44 ADA कर रहे हैं, मतलब दे हैव opted what, they have opted the प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, दे ऑप्टेड द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले बंदे हैं
तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले को क्या करना है, मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है मतलब छोटा बंदा है, उसकी इनकम 2 करोड़ से कम है, ओके, तो ऐसा है, तो प्रिजम्पटिव इनकम वाला है कोई, तो उसको एडवांस टैक्स तो भरना है प्रीवियस ईयर में, लेकिन उसको क्या करना है, ये सपोज ये पूरा प्रीवियस ईयर में वो कभी भी पे कर सकता है एडवांस टैक्स, लेकिन उसको ये प्रीवियस ईयर, देखो प्रीवियस ईयर आपका कब एंड होगा, तो फिर 31 मार्च को एंड होगा, तो 31 मार्च को एंड होता है, तो कभी भी मतलब ऑन और बिफोर 15th ऑफ मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर में जो 31 मार्च से पहले जो 15th ऑफ मार्च आती है, क्योंकि वो 15th ऑफ मार्च से पहले आप ये एडवांस टैक्स पे कर दो, तो सी दिस पीपल डोंट हैव एनी ड्यू डेट, ओके, मतलब पूरे प्रीवियस ईयर में वो कभी भी एडवांस टैक्स पे कर सकता है, लेकिन व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ ओनली दोज associates who have obtained the presumptive taxation, तो जिन्होंने presumptive taxation अडॉप्ट किया है, so for that people the advance tax is payable by them ऑन और बिफोर 15th ऑफ मार्च ऑफ दी प्रीवियस ईयर, याद रखो आपको एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करना है, तो प्रीवियस ईयर की 15 मार्च से पहले आप ये पूरा प्रोसेस कर दो भाई, एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करो, अप्लाई टैक्स रेट करो, टीडीएस डिडक्ट करो, सब करो, और जो भी एडवांस टैक्स का अमाउंट आता है एस्टिमेटेड इनकम पे वो आप भर दो यहाँ पे 15 मार्च से पहले, तो लेकिन ये किसके लिए, ओनली फॉर दोज पीपल वो हैव ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अडॉप्ट किया है, okay, for these people you are supposed to, or we are supposed to follow this, okay, now see, अगर कोई भी असेसी है अदर देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अडॉप्ट किया है, मतलब 44 एडी और एडीए के हिसाब से वो अपनी बिजनेस इनकम नहीं कॉम्प्यूट करता, तो अदर देन, देखो अदर देन वो असेसी है जो अदर देन दी असेसी वो हैव ऑप्टेड दी 44 एडी और एडीए, मतलब 44 एडी और एडीए जिसने अडॉप्ट नहीं किए, ऐसे कोई भी एसएससी के लिए आपको ये एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो ऐसे एसएससी के लिए आपको एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो दिस इज द वे कि आप 15 जून से पहले आपका जो भी एडवांस टैक्स है उसका 15%, देखो ये अमाउंट आपको क्यूमुलेट करते जाना है, ओके, तो हाउ यू विल क्यूमुलेट, लेट अस अंडरस्टैंड, तो आपको क्या करना है, सपोज आपने एक एस्टिमेटेड इनकम कॉम्प्यूट की प्रीवियस ईयर की, आप अदर देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला एसेस लिया, तो आपकी इनकम ये आई, इनकम पे आपने टैक्स कैलकुलेट किया और आपने उसमें से टीडीएस सब लेस करने के बाद आपको पता चला कि भाई मेरे को एडवांस टैक्स का और एस्टिमेटेड एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस टैक्स इज रुपीज 25,000 सपोज आ रहे हैं, ओके 25,000 आ रहे, तो आपको क्या करना है, ग्राउंड फिगर लेते हैं, से 30,000 आ रहे, ठीक है, सपोज दी 30,000 अमाउंट इज, तो इसको क्या करना है कि ये प्रीवियस ईयर ही है, उसका जो प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में आपको स्टार्टिंग से ही एडवांस टैक्स, सपोज दिस इज द प्रीवियस ईयर से 2019-20, तो प्रीवियस ईयर में ही आपको एडवांस टैक्स पे करना चालू करना है, आपको आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करोगे, तो 15 जून को, 15 जून को आप आपका एडवांस टैक्स भरना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो 15 जून को आपको कितना पे कर देना है, तो 15 जून को आपको पे कर देना है 15% ऑफ द एडवांस टैक्स, मतलब 30,000 का 15%, तो 30,000 का 15% जो अमाउंट आता है दैट मच यू विल पे हियर, ओके, तो ये अमाउंट आप यहाँ पे पे कर दोगे, ओके, तो ये सपोज का ये अमाउंट है ये 30,000, 30,000 आपका जो अमाउंट है उसका 15%, उसका आपको 15% आपको पे कर देना है, ओके, तो यू शुड पे परसेंटेज 4,500. 500 you are supposed to pay here, okay, 2,500 you are supposed to pay here, तो अब इसका 4,500 आप यहाँ पे पे कर, ओके 15% लेना,
So you will pay amount equal to 4,500 you will pay here. Okay. Now suppose the first installment आपने पे किया, अभी दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको कब और कैसे पे करना है. देखो, तो प्रीवियस ये 25,000 आपने एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट कर दी और एस्टिमेटेड इनकम का 15% आप प्रीवियस चालू होता है अप्रैल से, तो अप्रैल मई और जून क्वार्टरली पहली जो 15 जून आई उसको उसमें आप 4,500 एडवांस टैक्स पे कर दो. नाउ द नेक्स्ट डेट विल कम आफ्टर 3 मंथ, तो 15 जून से जुलाई ऑगस्ट અને સપ્ટેમ્બર, તો 15 સપ્ટેમ્બર પહેલા તમારે બીજો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરવાનો. સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ યુ વિલ પે ऑन और बिफोर 15 सितंबर. तो 15 सितंबर से पहले आप दूसरा इंस्टॉलमेंट पे कर दो, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट आप 15 सितंबर को पे करोगे. तो 15 सितंबर को देखो ये 30,000 है, ये 30,000 का 45% क्यूमुलेशन में लेना है. ओके, ये तो 15% करोगे करना है. Here you are supposed to pay 45. So on or before 15 September you are supposed to pay how much rupees? 45%. 45% you are supposed to pay. 5% आपको पे करना है. तो वो अमाउंट आपका जो आएगा वो कैसे आएगा, लेट अस अंडरस्टैंड. 13,500 आता है, तो 13,500 जितना आपको पे कर देना है. मतलब आप समझो कि यू हैव ऑलरेडी पे, ये डेट से पहले 13,500 पे कर देना है. आपको ये डेट से पहले 13,500 पे कर देना है. ओके, आपने ऑलरेडी कितना पे कर दिया था, आपने ऑलरेडी 4,500 तो पे कर दिया है. आपने 4,500 तो ऑलरेडी पे कर दिया है. तो 13,500 आपको पे करना है और आपने ऑलरेडी 4,500 आपने ऑलरेडी 4,500 15 जून को. ओके, तो अभी जो डिफरेंस आता है वही अमाउंट 9,000 ओनली यू आर सपोज टू पे. ओके, तो आपको ये डेट तक 45% पे कर देना है. तो पहला इंस्टॉलमेंट आपने 4,500 का पे कर दिया, अभी ये डेट तक आपको 13,500 पे करना था. तो अभी आप दूसरा इंस्टॉलमेंट में कितना पे करोगे, 9,000. तो क्यूमुलेटिव में 9,000 प्लस 4,500 दैट इज 13,500 you will pay in this way. Okay, now see the third installment that you are supposed to pay is the third installment. अगर आपको जो पे करना है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट आप जो पे करोगे कितना पे करना है. थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको दूसरे 3 महीने के बाद, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर. तो 15 दिसंबर से पहले आपको 75% पे करना है. तो जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो आपको 15th ऑफ दिसंबर से पहले ऑन और बिफोर 15th ऑफ दिसंबर आपको पे कर देना है. और वो भी कितना, क्योंकि ये जो 30,000 जो अमाउंट है उसका 75% है. ये 30,000 जो अमाउंट आता है आपका, 75% यू आर सपोज टू पे हियर. 5% आपको यहाँ तक पे कर देना. 500. देखो आपको 22,500 इतना पे करना है. लेकिन ये डेट आई उससे पहले आपने ऑलरेडी 13,500 तो पे कर दिए. पहला 4,500 पे किया था, फिर आपने 9,000 पे किए, तो आपने ऑलरेडी 13,500 तो पे कर दिए. तो अभी आपको कितना पे करना है, ओनली 9,000. तो 13,500 प्लस अनदर 9,000 that will result into 9,000. ओके, sorry, that will result into total 22,500. अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको जो पे करना है that you are supposed to pay on or before 15 मार्च. 15 मार्च को आपको जो लास्ट 15 मार्च आपके प्रीवियस ईयर आपका एंड होने की तैयारी है, तो 15 मार्च से पहले आप कितना पे कर दो. तो ऑन और बिफोर 15 मार्च, ओके, यू पे दी 100%. मतलब ये पूरा जो 30,000 है उसका 100% हम करेंगे. मतलब आपको कितना पे कर देना है, पूरा 30,000 पे कर देना है. आपने कितना पे कर दिया है, तो 22,500 तो पे कर दिया है. तो आपने ऑलरेडी कितना पे किया था, तो यू ऑलरेडी हैव पेड दी 22,500. और आपको ये डेट तक कितना पे करना है, तो 30,000 है. 22,500 आपने पे कर दिया है. ओके, तो 22,500 वॉट एवर इज द डिफरेंस, दैट मच अमाउंट
ओके, यू आर सपोज टू पे 30,000 माइनस 22,500 करेंगे हम, 30,000 minus 22,500 if we do, then the amount will be 7,500 आएगा इसमें ऐसा। ये डिफरेंस है 30,000 અને 22,500 વચ્ચેનો, what is the difference, कितना आता है अमाउंट? 30,000 अमाउंट आता है 7,500. 7,500, the remaining amount you will pay in the last installment. लास्ट इंस्टॉलमेंट 7,500 पे करोगे, मतलब आपको क्यूम्युलेटिव पे करना है। ओके, ऐसे कि पहले ये तारीख तक कितना पे होना चाहिए, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट आपने इतना पे किया, अभी यहाँ 45 निकाला, लेकिन आपने ऑलरेडी इतना पे कर दिया, तो डिफरेंस जो आता है दैट यू आर सपोज टू पे। ओके, so this is the way in which you are supposed to pay the advance tax in the previous year itself. But किसको पे करना है? Only those assessors who have computed their estimated income. From that estimated income they have applied the tax rate, calculated the tax calculate करने के बाद तो टैक्स का अमाउंट 30,000 से 10,000 से ऊपर हो गया आफ्टर डिडक्टिंग द TDS, then they are supposed to compute the tax. Okay, some of other important tax देखो, estimated income shall be revised at every date of payment. मतलब देखो आपकी 4 डेट ऑफ पेमेंट आती है, तो हर एक टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि ना सपोज 15 जून સુધી તમે કમાયા, પછી તમને એવું લાગે યાર ના મેં ખોટું એસ્ટિમેટ કર્યું છે, મારે એસ્ટિમેટેડ ઇન્કમ અત્યારે તો વધારે આવી રહી છે, so if you want to change the estimated income you can change, because it is only estimated, the estimate you can change. તો દરેક જ્યારે ડ્યુ ડેટ આવે ત્યારે તમારે એસ્ટિમેટેડ ઇન્કમ ચેન્જ કરીને વધારે ટેક્સ ભરવો હોય તો તમે વધારે ભરી શકો છો। સપોઝ તમને એવું લાગે કે ના યાર ઇન્કમ ઓછી થઈ રહી છે, so if you want to reduce the estimated income while you paying the second or third installment, એ વખતે તમને એવું લાગે કે ના યાર મેં ઇન્કમ ખોટી મારી 7 લાખ લઈ લીધી છે, આ વખતે તો 5 लाख પણ नहीं થાય, तो यू कंसिडर द 5 लाख रिकैलकुलेट, आपने इतना अमाउंट पे कर दिया है, तो जो डिफरेंस आता है 45% से वो पे करो। ओके, so at every installment or every date of payment you can revise the estimated income। और देखो आप जो भी एस्टिमेटेड करते हो उसका कोई सबमिशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं करना है, तो सबमिशन ऑफ एस्टिमेटेड इनकम टू द असेसिंग ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो भी आप एस्टिमेट करते हो उसका सबमिशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करने की जरूरत नहीं है, आप एडवांस टैक्स भरते जाओ, ठीक है, वही आपको करता रहना है। ओके, और सी टैक्स डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड कैन नॉट बी रिड्यूस, मतलब सपोज समझ लो जो TDS है आपको लगता है कि डिडक्ट होगा, पर अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ तो उसको रिड्यूस मत करो। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको गलत बताया यहाँ पे कि भाई आप यहाँ एस्टिमेटेड TDS भी ले सकते हो, एस्टिमेटेड TDS नहीं, आपकी ड्यू डेट तक कितना TDS कटा है वो TDS आपको लेना। तो अगर कोई TDS आपको लगता है डिडक्ट होने वाला है पर अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ, तो आप जब भी एस्टिमेटेड इनकम में से टैक्स में से जो TDS लेस करते हो तो वो TDS नहीं लेस करना है, ओनली दोज TDS विच इज गेट एक्चुअली डिडक्टेड दैट यू आर सपोज टू deduct. Okay. Now the estimated net agriculture income is considered for the rate purpose. અને ઇન્કમ ટેક્સ નો રેટ તમારો જોવા માટે તમારે એસ્ટિમેટેડ ઇન્કમ જ્યારે ગણતા હોય ત્યારે એમાં એગ્રીકલ્ચર ઇન્કમ પણ કન્સિડર કરવાનું છે। there is one rule 7A, it is not part of your syllabus, it is called the integration of agriculture income with the non agriculture income। तो जब भी इनकम टैक्स का आपको कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा वो कंसीडर करने के लिए हम हमेशा आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी ऐड करते हैं। लेटर हम एग्रीकल्चर इनकम वहां से निकाल देते हैं, तो पूरा एक रूल 7A करके है, तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप अभी याद रखिए कि जब भी आप एस्टिमेटेड इनकम कंप्यूट करते हो, अगर आपको एग्रीकल्चर वाले सोर्स से भी इनकम होती है तो उसको भी कंसीडर करनी है, जस्ट टू डिटरमाइन द रेट। और लेटर ऑन दी मतलब you are supposed to include estimated net agriculture income is considered for the rate purpose, तो उसको आपको कंसीडर करना है जब भी आप एस्टिमेटेड इनकम कंप्यूट करते हो तो। लेकिन ये किसके लिए? जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों इनकम अर्न करता है उसके लिए। जो सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम अर्न करता है तो उसका तो पता है उसकी तो सभी इनकम एग्जाम होने वाली है, लेकिन जिसको एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों हो रही है ऐसे लोगों को जब भी एस्टिमेट करते हैं तब एग्रीकल्चर इनकम ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर। आप बोलोगे सर कम एस्टिमेट करने का, कम टैक्स पे करने का चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि क्या होता है अगर आपने लेस एस्टिमेट किया और लेस एस्टिमेटेड टैक्स पे किया है, ठीक है, तो फिर उसको आपका जब एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आएगा तब उसके साथ कंपेयर किया जाएगा,
और वो जो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, एक्चुअल टैक्स आपने जो पे करने का आता है और एडवांस टैक्स आपने पे किया, तो वो दोनों का बीच का डिफरेंस अगर 90% से कम है, ओके, तो इन दैट केस यू आर लायबल टू पे द इंटरेस्ट के તમે ઓછું એસ્ટિમેટ કર્યું, તમારે ભરવાનો તો એસ્ટિમેટ ઓછું કર્યું, तो देखो हम कल पढ़ेंगे यहाँ पे ये 234 एबीसी, तो कम एडवांस टैक्स पे किया, यहाँ आप देख सकते हो, तो वो किसमें आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, क्योंकि एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 31 मार्च, सपोज आपने समझ लो, तो ये पॉइंट तो बात का है, लेकिन अगर एडवांस टैक्स आप टाइम पे नहीं भरते ना, और आप तो आपको इंटरेस्ट लगता है, लेकिन आपको, और आपकी लास्ट ड्यू डेट कौन सी है, 15 मार्च की, लेकिन 15 मार्च की जगह आप 31 मार्च तक भी एडवांस टैक्स भर दोगे तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बोला है कि इफ एडवांस टैक्स इज पेड ऑन और बिफोर 31 मार्च, इट इज ट्रीटेड दैट एडवांस टैक्स इज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके ओके, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि भाई आपने एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में ही भरा है, पर देखो इंटरेस्ट तो एप्लीकेबल होगा, इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, मतलब 15 मार्च के बाद भरते हो तो वो वायोलेशन नहीं होगा कि आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया है, लेकिन वायोलेशन किस चीज का होगा, आपने जो लेट वो 15 दिन लेट पे किया उसका आपको इंटरेस्ट लगेगा, बट इट इज ट्रीटेड दैट एडवांस टैक्स इज पेड। ओके, સપોઝ બેંક સપોઝ આ તારીખો છે તે દિવસે એડવાન્સ ટેક્સ ભરવાની છે, તે દિવસે બેંકો બંધ હોય, તમારે પેમેન્ટ કરવાનું હોય, तो તમે सपोज ત્યારે बैंक बंद हो तो તમે શું કરશો, यू पे द एडवांस टैक्स ऑन द नेक्स्ट डे। ओके, और ऐसे सिचुएशन में अगर कम मतलब लेट एडवांस टैक्स पे करने का जो इंटरेस्ट लगता है वो नहीं होगा। ठीक है, नाउ सी कभी कभी क्या होता है, हम एस्टिमेट करते हैं, लेकिन साल में एक बार लॉटरी लग गई या तो फिर कोई कैपिटल गेन हो गया, ऐसा कुछ इनकम आपको जनरेट हो गया, तो वो केस में आपके कम एस्टिमेट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेटेस्ट अंडरस्टैंड। If unexpected income arise during the after the due date of installment, in such case, advance tax payable on such installment shall be paid in the remaining installment. Suppose સમજી લો તમે બે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરે ને પછી તમે એસ્ટિમેટ જૂની ઇન્કમ પર કર્યું, પણ સપોઝ અહીંયા તમને લોટરી લાગી ગઈ કે અહીંયા તમે કોઈ અસેટ વેચીને તમારી પાસે બહુ બધા પૈસા આવી ગયા કેપિટલ ગેઇન, તો તમે શું કરો, આગળના બે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં એસ્ટિમેટેડ ઇન્કમમાં કન્સિડર નહીં કર્યું, હવે તમારે કન્સિડર કરવું પડશે, તો તમારી એસ્ટિમેટેડ ઇન્કમમાં એક કેઝ્યુઅલ ઇન્કમ કે જે કેપિટલ ગેઇનની ઇન્કમ છે એડ કરીને ફરી ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટ કરો, અને બાકીના ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં તમે એ ટેક્સ જે ઓછો ભરે છે એને એડજસ્ટ કરી દો। ઓકે, તો સપોઝ ઇફ યુ આર હેવિંગ the capital gain income or lottery income or new PGBP income और डिविडेंड मोर देन 10 लाख रुपीज, अगर सपोज ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आ जाता है तो वो केस में आपको रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट में उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके एडवांस टैक्स भर देना। ओके, नाउ सी इफ एंटायर टैक्स इज पेएबल ऑन सच इनकम इज पेड। ओके, सपोज समझ लो कि ऐसी कोई इनकम है जिसपे ऑलरेडी टैक्स पीडीएस के फॉर्म में पे कर दिया और आपने पे कर दिया, ठीक है, तो वो केस में इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी एंड सी। कल हम देखेंगे 234 बी और सी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप अभी याद रखिए अगर पूरा आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है, तो ये सपोज नई इनकम आई उसका आपने पे कर दिया, मैंने आपको बोला कि एडवांस टैक्स आपने कम पे किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन ऐसी इनकम पे अगर आपने भले लेट पे किया क्योंकि इनकम ही बाद में अराइज हुई है तो वो केस में इंटरेस्ट लगेगा, आंसर इज नो। सपोज ऐसी कोई इनकम की वजह से अगर आपका एडवांस टैक्स पहले दो इंस्टॉलमेंट आपने कम पे किया, तीसरा इंस्टॉलमेंट में आपने उस पर जितना भी एस्टिमेटेड टैक्स आता था वो भर दिया, तो यू नीड टू अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट, आंसर इज नो 234 बी एंड सी, दैट इज नो, देखो 234 ए, 234 बी एंड 234 सी, these three sections are of interest, और ये इंटरेस्ट के प्रोविजन मोर और लेस इट इज कनेक्टेड विद द एडवांस टैक्स प्रोविजन। एडवांस टैक्स आपने कम पे किया है, एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट में डिफरमेंट हुआ है, या तो फिर आपने रिटर्न लेट फाइल किया, ये तीन सिचुएशन में एडवांस टैक्स इंटरेस्ट अट्रैक्ट होता है। ओके, लेकिन अगर आपने आपकी कैजुअल इनकम की वजह से कोई इंस्टॉलमेंट में कम इंटरेस्ट कम एडवांस टैक्स पे किया है तो वो केस में, और फिर लेटर ऑन आपने क्या किया, आपने पूरा एडवांस टैक्स पे कर दिया, तो इन दैट केस द इंटरेस्ट प्रोविजन विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। ओके, then now the next point is that can assessing officer order to the assessor to pay the advance tax? Yes. ओके, सपोज कोई भी असेसिंग ऑफिसर है, उसको लग रहा है कि कोई बंदा है वो उसकी एस्टिमेटेड इनकम बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन ही इज नॉट पेइंग द एडवांस टैक्स, तो असेसिंग ऑफिसर को लगता है तो ही कैन इश्यू अ नोटिस और पास अ ऑर्डर दैट यू स्टार्ट टू पे द एडवांस टैक्स। तो
आपको अपने आप ही समझना है, नहीं समझेगी तो आपको असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर भी दे सकता है कि आप एडवांस टैक्स भरना अभी चालू कर दीजिए, ठीक है। So see, these are the provisions for the advanced tax that we have discussed. Now in next lecture we will going to discuss the provisions relating to the income. Yes, हेलो। yes beta, hello. हाँ सर, आपने बोला कि असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर दे सकता है, तो अगर उसने ऑर्डर दिया और जो असेसी है उसने पे नहीं किया, मतलब टैक्स उसके ऑर्डर पे, तो कोई Yes, पेनल्टी से ऐसा कुछ लग सकता है? 234 एबीसी अट्रैक्ट होगा बेटा बेटा, उसको एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हुआ, अभी उसने भरा ही नहीं तो हम्म। डिफॉल्ट किया, तो डिफॉल्ट के केस में क्या लगता है, देखो यहाँ आप दे सकते हो इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स नहीं पे ओके। किया तो 234 बी का इंटरेस्ट लगेगा, अगर नहीं कम पे किया है तो 234 सी का इंटरेस्ट लगेगा डिफरमेंट में, ओके। तो ये तो अट्रैक्ट होगा ही होगा, और देयर इज अ पेनल्टी ऑल्सो दैट the power to impose the penalty is with the assessing officer, so that he can impose. और देखो वो तो लगेगी पेनल्टी, लेकिन 234 बी और सी का इंटरेस्ट भी लगेगा, ओके। तो बी और सी का इंटरेस्ट भी लगेगा, ओके। तो सर पेनल्टी का कोई रेट वेट नहीं है उसमें? पेनल्टी का रेट नहीं होगा, देखो जो चीज में इंटरेस्ट होती है वो इंटरेस्ट का रेट होता है, पेनल्टी होती ओके। है तो पेनल्टीज आर प्रिस्क्राइब इन द इनकम टैक्स रूल्स में प्रिस्क्राइब की गई, और कुछ चीजों के लिए ओपन पावर्स आर गिवन टू द असेसिंग ऑफिसर, तो दे कैन हाँ। इम्पोज द पेनल्टी। ये तो बहुत सारी जगह पे डिफॉल्ट होता है, तो आपको मैंने आपको बोला इनकम टैक्स के साथ आपको इनकम टैक्स के रूल भी पढ़ने पड़ेंगे, और रूल्स में ही ओके। पेनल्टी लिखी है। अगर आपको लगता है कि तो आप नीड टू चेक द रूल्स एंड, बट ये कि इसके अंदर इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी नहीं है आपको। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? ये समझ में आपको एडवांस टैक्स पूरा? यस सर। Okay. So I'm concluding my today's lecture. Next lecture we will discuss the provisions relating to the interest. Okay.